जय श्री राम, जय श्री महाकाल। इजराइल ईरान वॉर तो चल रहा है और जिस हिसाब से वॉर चल रहा है लोगों के एक्सपेक्टेशन है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। ये चीज़ यूक्रेन रशिया जब वॉर हुआ था तब भी बोला गया था। यूएस चाइना वॉर जब चल रहा था टैरिफ का, वो भी उस समय भी बोला गया। इंडिया पाकिस्तान वॉर में तो बोल ही दिया कि अब तो न्यूक्लियर वॉर हो ही जाएगा। एज ऑफ नाउ ईरान पे जो अटैक कर रहे हैं इजराइल वाले, वो ये बोल के कर रहे हैं कि वहाँ पर वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। हम नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, अदरवाइज वर्ल्ड में बहुत ही दहशत का माहौल हो जाएगा, इसीलिए वो लोग उस पर अटैक कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में एज एन इन्वेस्टर हम लोग क्या करें? जब भी हमने इस तरह की पैनिक सेलिंग करी, इस तरह की सिचुएशन पे पैनिक हुए, वहाँ पर हमने अपने लो पर जाके इन्वेस्टमेंट तोड़े, इन्वेस्टमेंट काटे, शेयर्स को बेचा, ऑटोमेटिकली जो नुकसान हुआ वो हम जैसे रिटेलर्स को हुआ। इसी पॉइंट के ऊपर कि हमें वॉर में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी के ऊपर ये डिटेल्ड वीडियो है। पर ये ध्यान रखना, इसमें मैं किसी को ये नहीं बता रहा हूँ कि कल बाय कर लो, परसों बाय कर लो, बट ये एनालिसिस बता रहा हूँ कि किस तरह से वॉर के टाइम पर आपको अपना माइंडसेट रखना चाहिए। अब क्योंकि ये वॉर के ऊपर चैप्टर है, ये वॉर के ऊपर वीडियो है, इसको आप 4 इंडिविजुअल चैप्टर्स में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप कि हमें किस तरह से किसी भी वॉर को किस तरह से देखना चाहिए, वहाँ पर कब इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए, और तो और क्या जो दिख रहा है वह हो रहा है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। 4 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ वॉर, सेकेंड विल बी टॉकिंग अबाउट मार्केट्स आफ्टर वॉर, वॉर के बाद मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है उसके ऊपर बात करेंगे। थर्ड, अप्रोच कैसे रखें, वॉर की सिचुएशन चल रही है, अप्रोच कैसा रखें। और फोर्थ, कौन से सेक्टर्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। सो लेट अस बिगिन द वीडियो विद फर्स्ट वन, दैट इज हिस्ट्री ऑफ वॉर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अभी करंट वॉर चल रहा है, दैट इज इजराइल और ईरान का। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लैंड की। इजराइल को जब से इजराइल वाला एरिया दिया गया था, ये काफ़ी नया देश है, ये बहुत पुराना देश है नहीं, और जब इनको देश दिया गया था तो पैलेस्तीन की जगह पर इन्हें एक देश बनाकर दे दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों का एरिया कटा, जिन लोगों का एरिया बटा, उनको दिक्कत आएगी आएगी। वहां पर वॉर की सिचुएशन इतने समय से चल रही है, इफेक्टिवली इसको रिलीजियस वॉर में तब्दील कर दिया गया, जहां पर जूइश पीपल आर नाउ एक्चुअली फाइटिंग विथ मुस्लिम्स। और ईरान वहां से खुदा है जहां पर मुस्लिम्स के ऊपर बात की गई। हमास के ऊपर जो गाजा स्ट्रिप है, वहां पर जब इजराइल ने अटैक किया तो वो मुस्लिम वॉर कन्वर्ट हो गया, वो रिलीजियस वॉर में कन्वर्ट हो गया। अब ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये एक एरिया लैंड के ऊपर वॉर था जो रिलीजियस में कन्वर्ट हो गया। अब न्यूक्लियर पे हो चुका है, क्योंकि इजराइल ईरान पर इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है? इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, ये सब बड़े देश है, दिग्गज नाम है। ईरान को सपोर्ट करने वाला रशिया है, नॉर्थ कोरिया है और चाइना है। मतलब क्लियर विजन दिख रहा होगा कि यहां पर 2 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं और बहुत खतरनाक हो गई हैं। इस पूरे वॉर का इंपैक्ट जो पड़ता है, जिस कमोडिटी पे पड़ता है, उसका नाम है क्रूड। क्रूड ऑयल पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये आपको एक वॉर समझ में आया। इसी के साथ में यूक्रेन रशिया का वॉर को भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो एग्जैक्टली क्या है। वहां पर नाटो का इशू है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन नाटो में ज्वाइन हो जाए, नाटो एक ग्रुप है, और रशिया उस ग्रुप में नहीं है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन उस ग्रुप में इंक्लूड न करे खुद को, क्योंकि रशिया से लगा हुआ है यूक्रेन। अब यहां पर झगड़ा किस चीज का है? नाटो का। इन्वॉल्व कौन हो गया? यूएसए। यूएसए के साथ में इन्वॉल्व क्या हो गया कि यूएसए ने यूक्रेन को सपोर्ट किया और यूक्रेन को देना चालू किया हथियार। फ्री में देगा क्या? मतलब क्या इन्वॉल्व हो गए? वेपन्स। और वेपन्स इन्वॉल्व होने के बाद में ऑफ एंड ऑन ये एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। हालत किसकी खराब हो रही है? इंडिविजुअल्स की, जनता की। किसकी धज्जियां उड़ रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर की। वहां पर कहीं पे भी शांति नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? नेचुरल गैस के ऊपर, क्योंकि रशिया में सबसे बड़ा सोर्स है
नेचुरल गैस का। ऐसे ही यूएस चाइना वॉर हुआ, अब वहां पर इशू क्या हुआ, चाइना को सुपर पावर बनना है, यूएस को बनने नहीं देना है। मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व हुई, बॉन्ड्स की खरीदी बिक्री इन्वॉल्व हुई, फाइनेंस इन्वॉल्व हुआ। वहां पर हथियार से काम नहीं हो रहा है, वहां पे फाइनेंस से काम हो रहा है। अब ये तीनों वॉर को जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो कहीं पे भी आपको इस तरह का फील आया क्या कि यार ये रियल वॉर है, या ऐसा लग रहा है कि भाई साहब हो सकता है ये बिजनेस वॉर ही चल रहे हैं? इफेक्ट किस पे आ रहा है? क्रूड। इफेक्ट किस पे आ रहा है? नेचुरल गैस। इफेक्ट किस पे आ रहा है? बॉन्ड्स, फाइनेंसेस। तो हिस्ट्री ऑफ वॉर तो अभी तक ये बताती है कि जब से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है उसके बाद कोई भी कंट्री वर्ल्ड वॉर 3 वाली सिचुएशन पे नहीं पहुंची है, जहां पर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हो, जहां पर किसी ने धोखा दिया हो। और जब भी कोई धोखा देने वाली बात करता है तो भाई साहब अमेरिका कहीं से भी ऊपर से आ जाता है और बोलता है नहीं नहीं मैं समझौता कराता हूं। कुछ टाइम समझौता कराता है, उसके बाद क्या होता है आप सब जानते हैं। तो सबसे पहली चीज, वॉर की हिस्ट्री समझ में आई होगी कि एग्जैक्टली वॉर में कैसे होता है काम। लेट्स कम टू द सेकेंड चैप्टर, मार्केट्स आफ्टर वॉर। टेक्निकल एनालिसिस में मैं एक चीज समझाता हूं, एक चीज सिखाता हूं जिसको हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी, जो कोविड के बाद भी हुई। जब मार्केट 12,000 के टॉप पे था निफ्टी, वहां से 7,500 हो गया मार्केट, और वहां से शूट अप करते हुए 26,200 तक गया ना, इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। जितनी तेजी से गया उतनी तेजी से ऊपर गया। अभी तक का इतिहास रहा है कि वॉर की सिचुएशन में हमेशा वी शेप रिकवरी ही हुई है। और अगर वी शेप रिकवरी हुई है कि वॉर चला है तब तक मार्केट गिरा है, और जैसे ही वॉर थोड़ा शांत हुआ वहां से जो मार्केट ऊपर बढ़ा है, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद देख लो, इंडिया पाकिस्तान के बाद देख लो, यूएस चाइना के बाद देख लो, यूक्रेन रशिया के बाद देख लो, इनफैक्ट इजराइल ईरान, सब जितने भी वॉर्स हैं आप सब जगह देख लो। यही चीज मैं इन डेप्थ सिखाता हूं अपने कोर्स में। द कोर्स नेम इज द लॉजिकल इन्वेस्टर, जिसकी अभी नई बैच चालू होने वाली है। अगर आपको रजिस्टर कराना है तो आप कोर्स कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट cnikhilnenani.com पे भी जाके रजिस्टर करा सकते हो। और अगर आप कोर्स कमेंट करते हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा, आप उस पर जानकारी पूरी की पूरी ले सकते हैं। इतना टेक्निकल एनालिसिस समझोगे तो आपको एक चीज़ और समझ में आ जानी चाहिए कि जब वॉर की सिचुएशन होती है तो वॉर के बाद एक बार मार्केट गिरता है, फिर तेजी से ऊपर भागने लगता है। अभी तक का इतिहास तो यही बोलता है। लेट अस कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज अप्रोच। किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहली चीज, हमेशा जो आपका विजन होना चाहिए वो विजन होना चाहिए लॉन्ग टर्म। अगर आप सोचते हो कि मैं 6 महीने 3 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट बना लूंगा, ठीक है, कई कई बार बन भी जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं बनता है, तो प्लीज उसको थोड़ा अवॉइड कर लो तो अच्छी बात है। दूसरी चीज, हमेशा कुछ हद तक अपने पास कैश रखो, कभी भी ओवर इन्वेस्टेड मत रहो। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो वहां पर एक रूल चलाता हूं मैं अपना कि आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% कैश तो होना ही चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो 25,000 आपके पास साइड में पड़ा होना चाहिए, लिक्विड असेट, जैसे एफडी में डाल दो, जब इच्छा होगी तब उसको अपन मार्केट में पुट करेंगे, और बाकी 75,000 से इन्वेस्टेड रहो। जब भी इस तरह की आपातकालीन सिचुएशन होती है तो आपके पास वो 25 रुपये पड़े ताकि आप नीचे जाके एवरेज कर पाओ, और वो 25 रुपये तभी यूज होंगे जब आपके पास वापस उसमें 25 रुपये जमा होंगे। कहने का मतलब है हमेशा अपने पास थोड़ा कैश रखो। उसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव क्या है? सबसे पहली चीज, इस तरह की सिचुएशन को आप एक्सेस इजीली कर पाओगे, मतलब कभी डिप मिलता है तो उसमें आप खरीद पाओ, वरना खरीद ही नहीं पाते हैं यार। और दूसरी चीज, हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते हैं। इसके नेगेटिव भी हैं। कई कई बार हम अच्छे रिटर्न्स उस पर, वो जो 25 रुपये पड़े उसके 25,000 रुपये पड़े, उसके ऊपर अच्छे रिटर्न नहीं कमा पाते। कई कई बार हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है, बट चलता है। थोड़ी बहुत सिक्योरिटी आपके दिमाग में बैठी रहे, अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, साइड में पैसा पड़ा है। तो पहला तो लॉन्ग टर्म विजन रखो, एटलीस्ट 2-3 साल का तो विजन रखो, और दूसरा अपने पास थोड़ा बहुत कैश रखो। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो।
अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाओ, अलग अलग सेक्टर्स की कुछ कुछ कंपनीज में पैसा लगाओ। अभी रिसेंट की बात बता रहा हूँ मैं आपको, पिछले 2-3 साल में बहुत लोगों ने डिफेंस में ओवर इन्वेस्ट कर दिया, रिटर्न्स अच्छे मिले, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जस्ट इन केस कभी वो सेक्टर किसी कारण से नेगेटिव हुआ तो आपके पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ जाएंगी यार। तो इससे बेटर है आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ डिफेंस में पैसा मत डालो, बैलेंस करके करो। जब भी आपको लगता है कि यार नहीं मेरे को यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए तो शिफ्ट कर लो, बट बैलेंस करते हुए चलो। रीबैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट। जैसे जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने आते से ही बोल दिया कि मेरा रिन्यूएबल एनर्जी में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है मेरे को रिन्यूएबल एनर्जी में। तो जब उनकी रिन्यूएबल एनर्जी में दिलचस्पी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड वाइड में थोड़ा बहुत हिट लेगा, वो दिक्कत देगा आपको, तो शिफ्ट कर दो ना। ज़रूरी है पावर में इन्वेस्ट करना, डिफेंस में डालो। अब आप बोलोगे नहीं सर डिफेंस में तो हमारा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, फार्मा में डालो, एफएमसीजी में डालो। तो ये रीबैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट था कि लॉन्ग टर्म विजन रखो, दूसरा पॉइंट थोड़ा कैश अपने पास रखो, तीसरा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, और फोर्थ रीबैलेंसिंग करो। इस तरह से आपको अपना अप्रोच करना चाहिए। तो जब वॉर चलता है तो कौन से सेक्टर्स के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले आपका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट एज ऑफ नाउ तो फेवरेट, दैट इज डिफेंस। वॉर है, हथियार यूज होंगे, हथियार खत्म होंगे, हथियार खत्म होंगे तो नए लगेंगे, नए लगेंगे तो नया खर्चा होगा, नया पैसा चाहिए। डिफेंस पे तो आदमी खर्चा करेगा, कंट्री खर्चा करेगी। सेकंड, ऑयल एंड एनर्जी। अब ऑयल और एनर्जी जैसे ओएनजीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, क्योंकि इन सब का कंजम्पशन होगा वॉर के टाइम पर, इन सब का कंजम्पशन चरम सीमा पे होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है, तो इनमें डालो पैसा। थर्ड, गोल्ड और सिल्वर में भी अगर आप डालते हो, ईटीएफ में पैसा डालते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील भी डाली हुई थी कि कौन से गोल्ड ईटीएफ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा। फोर्थ, मुझे लगता है हेल्थ केयर के ऊपर भी डालना चाहिए। रीज़न बहुत सिंपल है, वॉर की सिचुएशन हुई, अटैक हुआ, दिक्कत आई, एक दूसरे में लोग भिड़े तो ऑटोमेटिकली इंजरी होगी, हेल्थ केयर की सिचुएशन बेहतर होगी इन द सेंस सेक्टर वाइज। एफएमसीजी में मेरा इंटरेस्ट वैसे भी रहता है क्योंकि एट द एंड विदाउट एफएमसीजी आपकी कंट्री काम नहीं कर सकती, तो एफएमसीजी के ऊपर फोकस करो। थोड़े से शेयर्स के इनके नाम ले लेता हूँ, बट ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, उसको ध्यान रखिएगा। जैसे डिफेंस में आप लोग अगर मेरे को इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि मेरे 2 फेवरेट स्टॉक है डिफेंस के, HAL और PEL। इसके अलावा ऑयल एंड गैस की अगर मैं बात करूँ, ऑयल गैस एंड एनर्जी में ONGC बढ़िया लगता है मेरे को, NHPC अच्छा लगता है, अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। अभी मेरा कुछ हद तक फोकस बन गया है NTPC ग्रीन के भी ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो दूं तो एक बार NTPC ग्रीन कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा। अगर बहुत लोगों के कमेंट आ गए तो कंफर्म बनाऊंगा वीडियो। इसके अलावा हेल्थ केयर में अगर आप जाते हो तो औरोबिंदो फार्मा इज़ अ गुड कंपनी, अपोलो इज़ गुड कंपनी, फोर्टिस इज़ ऑल्सो गुड, बट इसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहना थोड़ा कम पसंद करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफेंसिव है ये। इसके अलावा FMCG में ITC और HUL 2 सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है। ये जो पोर्टफोलियो बनता है ना, तो उसके बाद आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस रहता है। अब सपोज वॉर जैसी सिचुएशन हुई तो आपका पोर्टफोलियो बहुत तेजी से नीचे नहीं जाएगा, बहुत तेजी से प्रॉफिट भी नहीं देगा, बट बहुत तेजी से नीचे भी नहीं जाएगा। तो वॉर की सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है। इनफैक्ट आपको जब जब लगे तब तब पैसा इन्वेस्ट करना है। एक रूल बना लो यार, कभी भी 100% आपका पैसा पूरा इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए, तो आपको काम करने में बहुत मजा आएगा और इस तरह से आप अपने वॉर से बेनिफिट भी ले सकते हो। जब यूक्रेन रशिया वॉर चालू हुआ था, मेरे को अच्छे से याद है, निफ्टी 18,000 टच करके 16,800 तक गई थी। लोगों को लगा अब तो खत्म हो जाएगा मार्केट, 16,800 से लेकर 26,200 तक निफ्टी गई है। कभी भी आप देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, आपको समझ में आएगा। तो डरने का नहीं बाबू मोशाय, थोड़ा सा नीचे आए, आराम से धीरे 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 इन्वेस्ट करेंगे और विजन लॉन्ग टर्म का रखेंगे। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके पहले बताएंगे NTPC ग्रीन के बारे में। अगर आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए और कोई और कंपनी के बारे में भी चाहिए तो ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट है 15 सितंबर। और अगर आपको इस चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए मेरे से या मेरी टीम से, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, वो फॉर्म भर दीजिएगा। माई टीम विल कनेक्ट विथ यू, और उस कनेक्शन के बाद में दे विल फाइनलाइज एन अपॉइंटमेंट ऑल्सो, जहाँ पर हम आपकी टैक्स के ऊपर डिस्कस कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भर देना।